अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इस चैनल को अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने जानने वालों में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है। और ये जो सिचुएशन है, जिन साहब की ये स्टोरी है, जब उन्होंने मेरे साथ ये वाकया शेयर किया तो उस सिचुएशन के अंदर अगर आपको अल्लाह ना करे अपनी ज़िंदगी में कभी जाना पड़े या आपके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आना शुरू हो जाएं, तो आपकी ज़िंदगी में हर आने वाला लम्हा आपके लिए न सिर्फ गुजारना मुश्किल होता है, बल्कि आपके अंदर खौफ इस कदर बढ़ता चला जाता है कि ज़रा सी आहट पे भी आपको ऐसा लगता है कि वही मखलूक एकदम से मेरे सामने आ चुकी है। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें आसिफ मियाँ साहब ने शेयर की है और मैं चाहता हूँ ये स्टोरी मैं उनकी ही ज़बानी आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। मेरा नाम आसिफ मियाँ है और ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वाक़यात अब से तकरीबन 12 या 13 साल पहले हमारी फैमिली के साथ पेश आना शुरू हुए थे। वैसे तो हम लोगों का जो ताल्लुक़ है वो लाहौर से है, लेकिन अब से तकरीबन 13-14 साल पहले हम लोगों ने लाहौर को छोड़ के कराची में एक मशहूर जगह है जिसे कायदाबाद कहा जाता है, वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर ली थी। शुरू में जब हम लोग कराची आए थे तो हमने कायदाबाद के अंदर एक किराए का घर लिया था, लेकिन हमारे प्लान के अंदर शामिल था कि जो भी थोड़े बहुत पैसे हमारे पास मौजूद हैं, उन पैसों का बेहतरीन इस्तेमाल यह है कि हम एक छोटी ही सही, कोई छोटी सी झोंपड़ी या कम से कम 2 कमरों का घर हासिल कर सकें। खैर, क्योंकि लो बजट था, पैसे इतने ज़्यादा थे नहीं, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और मुश्किल हालात में तो आपका जो साया है वो भी आपका साथ छोड़ जाता है। तो हमें यकीन था कि हमारे जितने भी अजीज़ व अकारीब में जो भी जानने वाले हैं वो हमारे काम नहीं आने वाले। बहरहाल हम लोगों ने घर की तलाश शुरू की और कायदाबाद के अंदर ही दूर कहीं एक 2 कमरों का घर हमें बिला आखिर मिल गया। और ये जो घर था, जिसे आप छोटी सी झोपड़ी भी कह सकते हैं, ये एक वीरान सी जगह पे मौजूद था और ये जो जगह थी यहाँ पे इक्का दुक्का घर बने हुए थे। आम तौर पे ये जो जगह है वहाँ पे यानी उससे कुछ फासले पे कुछ खेत वगैरह मौजूद थे। खैर, जब हमें ये 2 कमरों का छोटा सा घर मिला तो हमने उस पर भी अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। जो भी हमारे पास छोटा मोटा सामान था वो सारा का सारा सामान इन 2 कमरों के अंदर हमने सजाने की या रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि ये जो घर था ये एक कच्चा पक्का सा घर था और उस वक्त हमें पता नहीं था कि जिस जगह या जिस एरिया में हमने घर लिया है ये कोई ऑथोराइज जगह नहीं है। खैर, किस्सा मुख्तसर, जब हम इस घर के अंदर शिफ्ट हुए तो एक तो इस घर के बाहर, क्योंकि मकानात ना होने के बराबर थे, इक्का दुक्का घर मौजूद थे और उन घरों में भी हर घर के अंदर कोई ना कोई फैमिली मौजूद नहीं हुआ करती थी। कुछ घर ऐसे थे जहाँ पे लोग रहा करते थे, जबकि ज़्यादातर जो घर थे वो मुकम्मल तौर पे खाली थे। अब ये जो घर था, इस घर के एतराफ़ में या आप कह सकते हैं कि इस घर के साथ बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, जिनमें नारियल का दरख्त था, बरगद का दरख्त था और कुछ फासले पे एक पीपल का बहुत पुराना दरख्त मौजूद था। इस घर के अंदर जब से हम लोग शिफ्ट हुए थे या जब से हमने इस घर में रिहाइश इख्तियार की थी तो हमें एहसास होता था जैसे इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक मौजूद है। शुरू में हम अपने आप को समझाते
क्योंकि ये जो एरिया था इसके करीब व जवार में या कुछ फासले पे कुछ खेत भी मौजूद थे, और क्योंकि ये एक खुला डुला एरिया था तो शायद इसी वजह से यहाँ पे ठंडक का एहसास कुछ ज़्यादा ही हुआ करता है। इसके साथ साथ जो बात मेरी बहनों ने ख़ास तौर पे नोट करना शुरू की थी, वो कहती थी कि इस घर में डस्ट बहुत ज़्यादा आया करती है। अक्सर जब भी वो झाड़ू देती तो ऐसा लगता कि किसी कब्रिस्तान में या किसी रेगिस्तान में झाड़ू दी जा रही है। झाड़ू देने के बाद इस कदर मिट्टी जमा हो जाती कि हमें भी कभी कभी यकीन नहीं आता कि महज इस 2 कमरे के छोटे से घर में भला इस कदर मिट्टी कहाँ से आ सकती है। अजीब बात यह थी कि जो मिट्टी उस घर के अंदर से निकला करती थी उसको देख के कोई भी बआसानी कह सकता था कि जो मिट्टी है बज़ाहिर देखने से समंदरी मिट्टी लगा करती है। अगर कभी भी आपके घर में गर्द आती है या बाहर से मिट्टी उड़ के अंदर आती है तो उसका एक अलग ही टेक्सचर हुआ करता है। खैर, ये दूसरी बात थी जो हम लोग महसूस कर रहे थे। एक तीसरी बात इस तरह से थी कि अक्सर जब मेरी बहन डस्टिंग कर रही होती या खिड़कियों पे या दरवाज़ों पे कपड़ा मार रही होती तो उसको खिड़की के ऊपर बाकायदा ऐसा लगता कि जैसे किसी ने अपने पूरे हाथ से खिड़की के ऊपर मिट्टी पे निशानात डाले हुए। निशानात डालने का मसला नहीं था, अजीब बात ये थी कि ये जो हाथ के निशानात थे वो इस कदर बड़े बड़े हुआ करते थे कि बज़ाहिर ऐसा लगता था कि जिसने इस खिड़की पे हाथ रखा है उस हाथ का जो साइज़ है वो तकरीबन 1 फीट के बराबर है। और ये जो बात थी ये मेरी बहन मुसलसल मुझे बावर करा रही थी और अक्सर वो मुझे दिखाया करती थी कि देखें खिड़की के ऊपर किस तरह के निशानात मौजूद हैं। अब ये जितनी भी बातें थीं जो हम सब ने महसूस करना शुरू की थीं, इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करने के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि ना ही हमारे पास पैसे थे, ना ही हम लोग किसी किराए के घर में रहना अफोर्ड कर सकते थे, और ना ही इस खरीदी हुई जगह को हम छोड़ के कहीं पे जा सकते थे। खैर, इसी तरह 3, 4, 5 दिन मज़ीद गुजरे और तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद कुछ इस तरह के वाक़यात होना शुरू हुए कि जिनके होने के बाद से हम सारे के सारे घर वाले ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो चुके हैं। इन तमाम वाक़यात में जो सबसे पहला वाक़या था वो इस तरह से हुआ कि रात के तकरीबन 3, साढ़े 3 बजे का टाइम था और इत्तफाक से मेरी आंख खुली हुई थी। जबकि जो मेरे घर वाले थे वो सारे के सारे सोए हुए थे। मैं मुसलसल करवटें बदल रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि एकदम से जंजीरों की या फिर उससे मिलती जुलती आवाज़ आना शुरू हुई है। और इस आवाज़ पे जब मैं गौर करने लगा तो जैसे आम तौर पे जब आप जानवरों को जंजीर बांधा करते हैं और अगर उनकी जंजीर लटकने के बाद ज़मीन से टच होती है और उसके बाद जब वो चलना शुरू करते हैं तो उनके चलने पे ये जंजीर जब ज़मीन से टकराती है या रगड़ खाती है तो उसके बाद जो आवाज़ आया करती है हूबहू बिल्कुल वैसी ही आवाज़ मुझे आना शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सहन में कोई ना कोई मौजूद है और जो भी मौजूद है उसको या तो जंजीरों में जकड़ा गया है या फिर वो ज़मीन से मस करके अपने आप को घसीटता हुआ चलता चला जा रहा है। अब कुछ देर तक मैं उस आवाज़ पे गौर करता रहा और मैं अपने आप को ये समझाने की कोशिश करता रहा कि हो सकता है कि जो आवाज़ है वो घर के बाहर से किसी तरफ से आना शुरू हुई हो सकता है किसी की बकरी, किसी की गाय या किसी का कोई भी पालतू जानवर जिसके गले में जंजीर डली हुई हो वो शायद चुपके से बाहर निकल आया है
और उस जंजीर के ज़मीन से टकराने की वजह से ये आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। कुछ देर तक अपने आप को जब मैं समझाता रहा तो इसी दौरानिए में ऐसा लगने लगा कि ये जो आवाज़ है वो ना सिर्फ सहन की तरफ से आ रही है, बल्कि जो भी सहन में मौजूद था अब वो अपने आप को ज़मीन से रगड़ता हुआ उसी आवाज़ के साथ साथ मेरे कमरे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब जैसे जैसे वो वजूद मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा था वैसे वैसे मेरी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे होती चली जा रही थी। अब लगने लगा था किसी भी लम्हे एकदम से कोई दरवाज़ा खुलेगा और जो भी सहन में काफ़ी देर से भटक रहा है वो एकदम से मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके कुछ देर के बाद ही जब मैंने कुछ आयतें पढ़ना शुरू की तो वो जो आवाज़ थी आहिस्ता आहिस्ता करके न सिर्फ ख़त्म हो गई बल्कि अब लगने लगा कि जो भी हमारे कमरे के बाहर आके खड़ा हुआ था शायद वो अब यहाँ से वापस चला गया है। अब अल्लाह अल्लाह करके जैसे तैसे ये रात गुजरी। अब ये जो वाक़या था मैं नहीं चाहता था कि अपनी बहनों को या अपने घर वालों को शेयर करूं, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर ये बात मैं घर वालों को बताता हूँ तो वो एकदम से ना सिर्फ परेशान हो जाएंगे बल्कि जो कुछ मेरी बहनें काफ़ी दिनों से फील कर रही हैं उनको यकीन हो जाएगा कि इस घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मौजूद है। इसी तरह से 3 या 4 दिन मज़ीद गुजरे और रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। हमारे जो 2 कमरे थे इन दोनों कमरों में न सिर्फ खिड़कियां मौजूद थीं बल्कि अक्सर रात के औकात में हम इन खिड़कियों को हवा की वजह से खोल के रखा करते थे। अब ये जो खिड़कियां थीं इन खिड़कियों में जालियां मौजूद थीं और जब हम इन खिड़कियों को खोला करते थे तो बारीक बारीक से पर्दे थे जो इन खिड़कियों के सामने पड़े होते थे। अब जैसे जैसे हवा चला करती थी तो वैसे वैसे ये जो पर्दे थे हवा के साथ साथ उड़ा करते थे। बहरहाल मेरी जो वालदा हैं वो कमरे में बैठी हुई थी, शायद वो तस्बीह पढ़ रही थी। इसी दौरानिए में एकदम से ऐसा लगा कि हवा चलना शुरू हुई है और जैसे ही हवा चलने का एहसास हुआ तो जो मेरी मदर थी उन्होंने एकदम से खिड़की की तरफ देखा। अब जैसे ही मेरी मदर ने खिड़की की तरफ देखा तो उनको ऐसा लगा कि जैसे ही ये पर्दा उड़ा है तो पर्दा उड़ने से जो बाहर की तरफ का नज़ारा था उस नज़ारे के मुताबिक बाहर की तरफ शायद कोई खड़ा हुआ है। अब पहली दफ़ा देखने पे ऐसा लगा कि शायद कोई खड़ा हुआ है, लेकिन उसके कुछ सेकंड्स के बाद जब दोबारा से हवा चली और एकदम से पर्दा हवा में उड़ा तो मेरी मदर ने देखा कि उस पर्दे के बाहर यानी खिड़की की दूसरी तरफ एक औरत सफ़ेद कलर के लिबास में बाहर खड़ी हुई है और वो मुसलसल कमरे की तरफ या खिड़की से अंदर की तरफ देखने की कोशिश कर रही है। अब जैसे ही मेरी मदर को ये कन्फर्मेशन हुई तो एकदम से वो शॉक हो गई। वो सोचने लगी कि हमारी जितनी भी बेटियां हैं या जो भी फैमिली है वो सारे के सारे अंदर मौजूद हैं, तो ये जो बाहर की तरफ लड़की खड़ी हुई है बिला आखिर ये कौन है। अब ये सोचते ही मेरी मदर तस्बीह पढ़ते पढ़ते जैसे ही वहाँ से बाहर निकली और उन्होंने रूम से बाहर की तरफ आके जब खिड़की का जो बाहर वाला हिस्सा था यानी जो गैलरी नुमा जगह मौजूद थी वहाँ की तरफ झांकना शुरू किया तो मेरी मदर ने देखा कि स्टिल वहाँ पे खिड़की के बिल्कुल बाहर एक औरत या लड़की जिसने वाकई में सफ़ेद कलर का दुपट्टा और कपड़े पहन रखे थे वो अब खिड़की से अंदर देखने के बजाय मेरी मदर की तरफ देखना शुरू हो चुकी है। इसी दौरानिए में जब मेरी मदर ने उस लड़की के चेहरे पे गौर करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि उसका जो चेहरा है न सिर्फ सांवला कलर है बल्कि उसकी आंखों के गिर्द बहुत बड़े बड़े हल्के मौजूद हैं
एक अजीब बात यह थी कि जो औरत थी, इस औरत का जो कद था वो कुछ ज़्यादा ही लंबा कद था। और इसी दौरानिए में इनको ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे जो औरत वहाँ पे खड़ी हुई है वो ज़मीन पे कदम रखने के बजाय उसके जो पाँव हैं ऐसा लग रहा है जैसे हवा में थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं, यानी कि उसके जो पाँव हैं वो ज़मीन पे टिके हुए नहीं हैं। अब जैसे ही मेरी मदर ने उसके पाँव पे या सुलिए पे गौर किया तो एकदम से इनके पसीने छूटना शुरू हो गए। खैर मेरी मदर ने अगले ही लम्हे जैसे ही आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की तो वो बताती हैं कि मेरे सामने देखते ही देखते ये जो लड़की थी, ऐसा लगा कि एकदम से काले से धुएं में, और वो धुआं भी इस कदर काला था कि अंधेरा होने के बावजूद भी बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा था। खैर वो इस काले से धुएं में तब्दील होके देखते ही देखते गायब हो गई है। अब ये जो कुछ मेरी मदर ने अपनी आंखों से देखा था, इसको देखने के बाद इन बातों को छुपाना या घर वालों को इन बातों से दूर रखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक के बाद एक हम जितने भी घर वाले थे, जितने भी बहन भाई थे और जो भी हमारे पेरेंट्स थे, इस छोटे से घर में इन तमाम बातों को एक्सपीरियंस कर चुके थे। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि या तो हम इन तमाम मखलूक़ात को बर्दाश्त करते रहें, या फिर हमारे पास जो भी जानने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो लोग झाड़ फूक किया करते हैं, उनसे मुलाकात करें और उनको इन तमाम वाक़यात के बारे में ज़रूर आगाह करें। और ऐसे ही हुआ कि मेरे फादर के एक जानने वाले थे, जब उनको अप्रोच किया गया और उनको ये सारे वाक़यात बताए गए तो उन्होंने अपने पास से ही हिसाब लगाया, और हिसाब लगाने के बाद वो कहने लगे कि बेटा, जिस जगह तुम लोगों ने घर लिया है या जिस जगह तुम लोग रहा करते हो, इस पूरे एरिए में गए वक्तों में, यानी अब से तकरीबन 50, 60 या 100 साल पहले कब्रिस्तान मौजूद था। अब तुम लोग अगर यहाँ पे रहना चाहते हो या किसी भी तरह अपने वक्त को धक्का देके टाइम गुजारना चाहते हो, तो मैं कुछ पढ़ाई करके कुछ कीलें हैं जो तुम्हें दे रहा हूँ। ये जो स्टील की कीलें हैं, ये तुम्हें अपने घर के चारों तरफ में न सिर्फ लगानी है, बल्कि अंदर लगाने के बाद इन कीलों को बाहर का जो हिस्सा है, यानी कि घर के चारों तरफ 3-3 फीट का फासला छोड़ के इन तमाम कीलों को दफन करना है। जब तक ये कीलें तुम्हारे घर में या उन जगहों पे लगी रहेंगी, तो ये जो भी मखलूक़ात तुम लोगों को नज़र आना शुरू हो चुकी हैं, ये नज़र आना बंद हो जाएंगी। और ऐसे हुआ कि जैसे जैसे उन्होंने कहा था वैसे वैसे हमने कीलें लगाईं, और उसके बाद से जो भी मखलूक़ात थीं वो हमें नज़र आना बंद हो चुकी थीं। लेकिन अक्सर मेरे जो घर वाले थे, जब वो घर से बाहर निकलते, ख़ास तौर पे रात के औक़ात में जब घर से बाहर निकलने का इत्तफ़ाक़ होता, तो जहाँ तक वो कीलें मौजूद थीं या दफन थीं, उस एरिया तक कोई भी न नज़र आता, ना ही कुछ महसूस होता। लेकिन उस एरिया के बाद जो भी दरख्त मौजूद थे या जितना भी एरिया था, उस तमाम एरिया में वो तमाम मखलूक़ात खुल्लम खुल्ला घूमती फिरती नज़र आया करती थी। ये जो टाइम था, जो टाइम हमने इस इलाके में, इस घर में गुजारा था, ये हमारी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था। जबकि आपको पता हो कि आपके अतराफ़ में इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हैं, तो आप चाहने के बावजूद भी ऐसी जगह पे रहना पसंद नहीं किया करते। आज भी क़ायदाबाद के अंदर वो एरिया मौजूद है, लेकिन अब वहाँ पे मुख्तलिफ़ घर मकानात तामीर कर दिए गए हैं, और अब अल्लाह ही जाने वहाँ पे जो लोग रहा करते हैं उनको मखलूक़ात नज़र आया करती हैं या नहीं।